दोस्तों जय हिंद, मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मीर। इस वक्त इजराइल और हमास के बीच जारी जंग में हजारों लोगों की हलाकत हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ अब इजराइल को 3 मोर्चों पर जंग का सामना करना पड़ रहा है। तीसरा नया मोर्चा खुला है। हाल ही में 24 घंटे के अंदर एक तीसरा मोर्चा बना है और उसका नाम है यमन। लेकिन सबसे ताज्जुब की बात यह है कि यमन उस जगह पर मौजूद है जहां सऊदी अरब और ओमान मौजूद है और यूएई मौजूद है। और जब वहां से वो हमला कर रहा है या हमला कर चुका है, तब हालात ये हैं कि जो नक्शा बनकर निकल रहा है मिसाइल का हमले का, वो है सऊदी अरब के ऊपर का। जिसके बाद सऊदी अरब भी काफी परेशान है और कहीं ऐसा ना हो कि इस जंग में सऊदी अरब भी अपने दिफा के नाम पर इजराइल के साथ जाकर खड़ा हो जाए। मतलब कुछ समझ पा रहे हैं आप लोग? कहने का मतलब यह है कि जिस तरह के हालात बनते जा रहे हैं और जो ये लोग उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि अरब का मतलब खासकर जो मेन अरब है सऊदी अरब, अगर हम सऊदी अरब से बहुत उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि वो इस मामले में कोई बहुत बड़ा पहल कर देगा या बहुत बड़ा इजराइल के ऊपर अटैक कर देगा या फलस्तीनियों की मदद के लिए वो वहां पहुंच जाएगा, तो याद रखिए 22 से ज्यादा अरब कंट्रीज, 55 से ज्यादा मुस्लिम कंट्रीज, लेकिन फलस्तीन में पानी की एक बूंद पहुंचाने के लिए नाको चने चबाने पड़ रहे हैं। लेकिन पानी की एक बूंद नहीं पहुंच पा रही क्योंकि सबका माई बाप एक है और वो वाशिंगटन डीसी में बैठा है जिसने सबके ऊपर हंटर चला रखा है। और जितने भी बोलने वाले पकड़ पकड़ बोल रहे हैं वो तमाम इस वक्त सिर्फ बोलने वाले देश बनकर रह गए हैं। एक बोलता हुआ तोता के तौर पर 57 मुस्लिम देश बनकर रह गए हैं, चाहे ईरान हो, चाहे हिजबुल्लाह का लेबनान हो, या फिर यमन हो, अरब के कतर हो, या फिर यूएई हो, या फिर अरब के दूसरे वो ममालिक जिनके जो खुद को गिनती में भी नहीं पा रहे हैं, या फिर जो अर्तुगरुल गाजी वाले भाई साहब का क्या नाम है, वो रजब तैयब एर्दोगान, तुर्की वाले, खिलाफत उस्मानिया के बानी, वो रजब तैयब एर्दोगान साहब हों, सब के सब बहुत बड़े बकरीद बन के बैठे हुए हैं। हजारों लोग मारे जा रहे हैं। ईरान भी कह रहा है कि भाई उसका बाइकआउट करो, इजराइल का बाइकआउट करो, और इजराइल का बाइकआउट करो, तेल ना बेचो। लेकिन कैसे हो सकता है? जिन मुल्कों की मईशत तेल पर टिकी हुई हो, जो तेल के साथ साथ मुफ्त में ईमान भी बेच खाते हों, उनसे किस बात की उम्मीद की जा सकती है? बहरहाल, लेकिन इस वक्त जो एक खबर है वो इस वक्त कानों में बहुत गूंज रही है और चुभ रही है, दिमाग में, आंखों में चुभ रही है, क्योंकि यमन ने हमला किया है इजराइल पर। और जब यमन हमला कर रहा है तो यमन के पास स्पेस नहीं है, एयर स्पेस कहां से लाएगा वो? यमन और इजराइल के बीच में 2200 किलोमीटर का फासला है और 2200 किलोमीटर का फासला तय करने में इस वक्त एक बैलिस्टिक मिसाइल ने काम तो कर दिया, लेकिन इजराइल ने उसे हवा में ही मार गिराया और इजराइल का एक रुआं भी नहीं हिल पाया, एक रुआं भी नहीं बिगड़ पाया, इजराइल का कुछ नहीं बिगड़ा। और यमन ने मोर्चा खोल दिया। वहां के प्रधानमंत्री ने कह दिया कि आप हमारे लोगों को इस तरह से मारेंगे, युद्धबंदी नहीं करेंगे तो हम मारेंगे। लेकिन एक बात मेरे दिमाग में कई दिनों से आ रही है कि भाई ये बार बार युद्धबंदी सीज फायर की बात क्यों हो रही है? जब जंग छिड़ चुका है, तमाम देश धमकी दे चुके हैं कि अंजाम बहुत बुरा होगा, कब्रगाह बना देंगे, मिडिल ईस्ट से बाहर जंग चला जाएगा। ईरान भी खूब बोल रहा है, सीरिया भी बोल रहा है, यहां तक कि तुर्की तो खूब लाल लाल आंखें दिखा रहे थे अपने लोगों को इकट्ठा करके। लेकिन अभी तक इस हमले का या हमला किए जाने की तरफ से, इनकी तरफ से कुछ आया नहीं है। दावे बहुत बड़े बड़े किए जा रहे थे कि एक नया फ्रंट बनने जा रहा है अमेरिका के खिलाफ, रूस, चाइना और नॉर्थ कोरिया, ईरान, ये सब। लेकिन अभी तक दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा है। मैं सोशल मीडिया पर देखता हूं, मैं 2 दिन से देख रहा हूं चीजों के बारे में, बड़े बड़े यूट्यूबर्स, बड़े बड़े यूट्यूब चैनल ऐसी ऐसी बातें फर्जी मनगढ़ंत चला रहे हैं कि किसी ने एक ट्वीट कर दिया, ब्लूटिक वाला कोई वेरीफाइड अकाउंट अगर है, किसी ने, आजकल प्रीमियम अकाउंट आता है, अगर किसी ने ब्लूटिक अकाउंट से कुछ लिख दिया तो उसे उस देश का बयान मान करके खबरें चला दी जाती हैं। खबरें चला दी जाती हैं कि यमन ने इजराइल पर बोला धावा, हमला कर दिया। फिर होता है कि ईरान ने हमला कर दिया, लेबनान ने हमला कर दिया। फिर यह खबर आती है कि तुर्की ने अपने वॉरशिप रवाना कर दिए और मार गिराए इजराइल के टैंकर, इजराइल के सैनिकों को। ऐसी खबरें आती हैं, मैं देख करके बड़ा हैरान होता हूं। मैं भी, मेरी पत्नी भी, बड़ी, हम लोग हंसते हैं आपस में कि यार क्या मामला है। जिन खबरों का कोई और छोर नहीं, जिन खबरों की कोई पुष्टि नहीं, जिन खबरों में कोई सच्चाई नहीं, क्या ईरान अगर अब तक हमला कर दिया होता तो मामला यही रुक गया होता? सोचने वाली बात है। चीन ने क्या तो हमला कर दिया, चीन ने 34-35 अपना टैंकर भेज दिए, गाड़ियां भेज दी। क्या है यार, किस तरह की खबरें, फर्जी के फर्जी बातें। हम लोग अगर 24 घंटे में 1 या 2 ही खबर दिखाते हैं तो यार फर्जी नहीं दिखाते, कुछ ऑथेंटिक भी होती है। लेकिन यमन ने जो बैलिस्टिक मिसाइल दागी थी वो
हवा से हवा में ही मार गिराया गया। सोचिए, बैलिस्टिक मिसाइल यमन के पास है, और यमन में कौन? यमन में हौती बागी हैं, हौसी विद्रोही, जिन्होंने 2014 में तख्ता पलट कर दिया था, वहां की हुकूमत को गिरा दिया और वहां की राजधानी जो सना है, राजधानी सना पर कब्जा कर लिया और उन्होंने पूरी सरकार ही अपने कंट्रोल में कर दी। तो जो हौसियों के कब्जा की जो सरकार है, उनके जो प्रधानमंत्री हैं अब्दुल अजीज बिन हफ्तूर, उन्होंने जो है बाकायदा बयान जारी किया है और सीधे कहा है कि हम अपने लोगों को गाजा में मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। अगर गाजा में अगर सीज फायर नहीं हुआ तो वो इजराइल पर और बैलिस्टिक मिसाइल दागेगा। लेकिन इसके बाद फिर क्या होता है? इसके बाद ये होता है कि इतना कहने के बाद एक बैलिस्टिक मिसाइल जो है इजराइल की तरफ दाग दी जाती है और 2200 किलोमीटर का फासला डिस्टेंस तय करते हुए वो इजराइल की ओर बढ़ने लगता है। लेकिन इजराइल इतना कच्चा खिलाड़ी तो है नहीं भाई, जिसके साथ अमेरिका का सुपर पावर कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो, पश्चिमी देशों की फोर्स जिसके साथ खड़ी हो, उनके साथ हथियारों के साथ उनकी पावर खड़ी हो, उनका कोई हौसी विद्रोही क्या कर लेगा? या हमास के चंद छोड़े गए पटाखे इजराइल के लिए क्या रह गए हैं? छोटे छोटे जो रॉकेट छोड़े जा रहे हैं हजारों के तादाद में, उससे क्या नुकसान होगा? अगर 7 तारीख घटना छोड़ दी जाए तो एक बहुत बड़ा सिस्टम फेलियर माना जाता है इजराइल का। लेकिन क्या बिगड़ रहा होगा? कुछ नहीं बिगड़ रहा है। एक मच्छर जितना घाव दे सकता है उतना ही, उससे ज्यादा घाव हमास नहीं दे सकता और ना ही हूती दे सकते हैं। याद रखिए, जंग दुआओं की जंग नहीं है कि आप दुआ कर देंगे तो खिलाफत उस्मानिया बन जाएगा, आप दुआ कर देंगे तो सलाहुद्दीन अय्यूबी आ जाएंगे, आप दुआ कर देंगे तो उमर फारूक आ जाएंगे, सिद्दीकी अकबर आ जाएंगे। ये जमाना नहीं है। ये जमाना मुकाबले का जमाना है। जिसके हाथ में लाठी होती है उसके हाथ में भैंस होता है, और आपके हाथ में तलवार तो छोड़िए, एक छुरी भी नहीं है जो सब्जी मुर्गी काट सके, वैसी छुरी भी नहीं है आपके पास। तो आज के जमाने में जो जंग होती है वो ये जंग नहीं है। खालिद बिन वलीद ने अगर रोमन अंपायर से जंग लड़ा या अपने दुश्मनों से जंग लड़ा तो तलवार के बदले तलवार लेकर ही आए ना। रोमन्स के बराबर मुकाबले में वो तलवार लेकर के आए। आपने क्या बनाया? एक ढेला भी नहीं बनाया, एक सुई तक नहीं बनाया आपने। जितने 57 मुस्लिम देश हैं, इनको अगर विदेशों से हथियार मिलना बंद हो जाएं तो इनके पास, इनकी आर्मी के पास खुद के एक छुरी ना मिले, एक खंजर इनके आर्मी के पास रखने की औकात नहीं है। 57 मुस्लिम देशों की मैं बात कर रहा हूं। हथियार चाहिए तो आपको अमेरिकन से चाहिए, रशियन से चाहिए, और उसमें भी जब दोनों देशों की तरफ से अगर आप रशियन से या अमेरिकन से आप हथियार लेंगे तो उनकी पॉलिसी पर भी आपको अमल करना होगा। हर मामले में वो कहेंगे भाई हमारे फेवर करना, उनका फेवर ना करना, उनका फेवर करना, हमारे साथ रहना पड़ेगा अगर हमारा सामान चाहिए। तो ऐसी चीजें होती रही हैं। 57 मुस्लिम देश और फलस्तीन में जो निहत्थे, भूखे, प्यासे, बिना एक पैरासिटामोल दवाई भी वहां मौजूद नहीं है, एक दवाई की टिकिया नहीं पहुंचा सके, पानी की एक बोतल नहीं पहुंचा सके। एक बोतल पहुंचाने की औकात नहीं है इनकी, एक बोतल पहुंचाने की औकात नहीं है। कहां गए बड़े बड़े पीर, बड़े बड़े फकीर, बड़े बड़े दरसगाह, बड़े बड़े अल्लामा जो दुआ कर दे तो बारिश हो जाए, दुआ कर दे तो आंधी आ जाती, कर देते। बड़े बड़े नजूमी कहां गए? बड़े बड़े वो जादूगर मौलाना कहां गए जो कहते हैं कि एक सुई पुतले में घुसा देंगे तो सामने वाला मर जाएगा? मार के दिखाओ मार के। अगर औकात हो तो मार के दिखाओ। दुश्मन तो आपके सर पे सवार है। अल्लाह से दुआ क्यों कर रहे हो? सबने तो अपने अपने कुल्ले कहीं और टिका रखे थे, बस लात मनात और इज्जा के बाकी रह गए थे सर टेकने के लिए, वरना कहां कहां नहीं सर टेके जा रहे थे। टेक के दिखाओ। उत्तराखंड और हिमाचल, मैं उत्तराखंड की ज्यादा बात करूंगा। उत्तराखंड में सैकड़ों मजारों को तोड़ दिया गया। बड़े बड़े बुजुर्ग, तकलीफ होती है बातें कहने में, और जो हमारे दर्शक सुन रहे होंगे उनको भी तकलीफ हो रही होगी। बड़े बड़े बुजुर्ग गायब हो गए, अपनी लंगोटी छोड़कर भाग गए। कहां गए बड़े बड़े बुजुर्ग जो दूसरों की किस्मत बदल दिया करते थे, जो एक दुआ में ही जो एक नजर मार देते थे तो जो कायाकल्प हो जाती थी, जिंदगी बदल जाया करती थी। वो तमाम बुजुर्ग लापता हो गए, कहीं पता नहीं है। एक ही जात रह गई है, अल्लाह की जात, जो शुरू से थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। आज सब अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं, और बड़े बड़े जो पीर साहब थे, लोग थे, वो गायब हो गए। बड़े बड़े जो दरगाहों वाले, मज़ार शरीफ में जो बैठने वाले लोग जो थे, छिल्ला काटने वाले, नजर घुमा दें तो दुनिया बदल जाया करती थी, उन सब की दुनिया बदली हुई है। पब्लिक अगर चंदे ना दे, पब्लिक अगर चढ़ावे ना दे, पब्लिक आने वाले जायरीन नाजरीन अगर वहां पर 2 रुपया ना डाले तो इनका पेट नहीं भरने वाला, इनको दोने वाले नहीं मिलने वाले इनके शऊर पर। और आज देखिए क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो पाया। इजराइल ने बैलिस्टिक मिसाइल को, सोचिए बैलिस्टिक मिसाइल बहुत ही तेज, तुरंत 2200 किलोमीटर का डिस्टेंस वो तय करके जाती है, जिसके बाद इजराइल ने अपना
एरो एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया है, पहली बार एरो एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया। आयरन डोम भी है उसके पास, लेकिन आयरन डोम की एक लिमिट है, लिमिटेशन है उसके पास। लेकिन इसे इजराइल का S-400 माना जाता है, जैसे अमेरिका का S-400 होता है ना, हवा से हवा में मार गिराएगा, जरा सा भापा कि हमारे तरफ आ रहा है मार गिराएगा कुछ भी हो। तो उसे जो है इजराइल ने अपने एयर एरो डिफेंस सिस्टम के जरिए यमन की तरफ से आने वाली उस मिसाइल को, अननोन मिसाइल को मार गिराया। वो ये नहीं कह रहा कि यमन की तरफ से आया, लेकिन यमन की तरफ से आ रहा था अननोन मिसाइल, उसे मार गिराया। इसके साथ ही द टेलीग्राफ है यूके का, यूनाइटेड किंगडम का ये अखबार द टेलीग्राफ, उसके जरिए यह बात पता चली है कि अब इजराइल ने रेड सी में, लाल सागर में अपना युद्धपोत उतार दिया है। यानी यमन की तरफ से अगर कोई आता है, अगर हमला होता है तो वो उसे मार गिराएगा, क्योंकि यमन वाले अब जमीन से तो झगड़ा कर नहीं सकते, जमीन से झगड़ा कर नहीं सकते। हो सकता है समंदर के रास्ते आवे तो समंदर से स्वागत करने के लिए उनका वहां पे वॉरशिप मौजूद है, उसके पास अनगिनत बोट है, मिसाइल बोट उसके पास है, वो मिसाइल दाग देगी। तीसरा मोर्चा खुल चुका, ईरान की तरफ से सपोर्ट किया जा रहा है, बता रहे कि सपोर्ट किया जा रहा है। लेकिन होगा क्या, मैं तो कई दिन से हैरान हूं। बहुत से खबरें आती हैं कि ईरान ने ये बोल दिया, सऊदी ने वो बोल दिया, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि हमास ने बहुत बड़े बड़े को काम बिगाड़ा है। अगर हमास ने हमला ना किया होता तो अब तक सऊदी अरब और इजराइल के बीच में गहरे ताल्लुकात हो गए होते। और अभी भी जो दूसरे सोर्सेस से जो मीडिया रिपोर्ट्स में जो छोटी छुटपुट खबरें आ रही हैं, उसमें यही पता चल रहा है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी सऊदी अरब इजराइल से अपने ताल्लुकात अच्छे रखना चाहता है। तो क्या ये मान लिया जाए कि चूंकि अब तक यमन के जो हौसी बागी रहे हैं वो सऊदी अरब के बहुत खिलाफ हैं, उनका विद्रोही सऊदी अरब के अगेंस्ट रहा था, और सऊदी अरब बाकायदा अमेरिका के साथ मिलकर हौथियों के खिलाफ यमन में मिलिट्री ऑपरेशन चलाया, जिसमें 20,000 से ज्यादा, तकरीबन 20,000 से ज्यादा लोग मारे गए। यहां तो अभी 9-10 पहुंच रहे हैं ना, 9-10 अभी यहां पहुंच रहे हैं। इजराइल के हमले के जरिए जो अब तक मारे जा रहे हैं उनकी तादाद 9,000 करीब हो चुकी है। 8,900 से ज्यादा लोग इस जंग में हलाक हो चुके हैं। हालात यह है कि हर 10 मिनट में एक बच्चे की मौत होती है, हर 10 मिनट में एक बच्चे की मौत, एवरी 10 मिनट एक बच्चे की मौत। यहां तक कि 3500 से ज्यादा छोटे बच्चों की मौत हो चुकी है, और इसी के आसपास में आंकड़े हैं 1500-2000 करीब में औरतों की मौत हो चुकी है। लेकिन ये जो अल जबालिया कैंप पर, जैसा कि मैंने कल रात में आपको खबर बताया था, आधी रात में अल जबालिया में जो हमले हुए उसमें 400 से ज्यादा लोगों के मारे जाने का दावा किया जा रहा है। छुटपुट मीडिया रिपोर्ट में 50 लोगों का दावा किया जा रहा है, कुछ दर्जन भर लोगों का दावा किया जा रहा है, लेकिन मरने वालों की तादाद बहुत ज्यादा है, जिसके बारे में ढंग से कोई काउंट नहीं कर सकता। वरना मरने को तो 10,000 तक कभी आंकड़ा पहुंच सकता है। अभी तो 9,000 नियर अबाउट 8,900 की बात की जा रही है। यानी कि जब तक आप, हो सकता है जब तक ये खबर देखें तब तक खुदा न खास्ता 9,000 तक पहुंच जाए मामला। लेकिन सवाल यही है कि 57 देश आखिर कर क्या रहे हैं, 57 देश कर क्या रहे हैं। एक जो पानी का बोतल पहुंचा सके उतनी भी औकात नहीं है इनकी। बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं, इन्होंने कुछ नहीं बनाया। इन्होंने सिर्फ मस्जिद मदरसे बनाए हैं, और भी मुसलमानों के टांग खींचकर पीछे करने के लिए। वो भी चलते हैं किससे, मुसलमान जो पढ़े लिखे हैं, जो रोजगार याफ्ता हैं, उनके घरों से मिलने वाले जो चंदे होते हैं ना, उनसे इनकी दुकानें चल रही होती हैं, और देखिए गाजा पे हुए हमले में मस्जिदों को, दरगाहों को, मज़ारों को, बड़ी बड़ी आलिशान शानदार मस्जिदों को नेस्तो नाबूद कर दिया गया। और आज घूम फिर कर सिर्फ अल्लाह से मदद मांगी जा रही है। ऐसा क्यों? अरब देश कैसे अपना कदम बढ़ाएं आगे? बल्कि मुझे तो इस बात का पूरा शक है कि जो हमले हो रहे हैं उसमें सपोर्ट भी अरब वाले कर रहे हैं कि भाई तुम करो जो तुम्हें करना है, हम बाहर दिखा रहे हैं। खैर ये मेरा ओपिनियन हो सकता है ओपिनियन मेरी गलत हो, लेकिन मेरा एक जहन है कि मैं उनकी बातें नहीं करता, और बहुत ज्यादा झूठे दिलासे तो बिल्कुल भी नहीं देता। जिस तरह से हम लोग खबरें देख रहे होते हैं, जिस नजरिए से खबरें देख रहे होते हैं, उसी तरह से हम एक्सप्लेन कर देते हैं। हो सकता है सामने वालों, देखने वालों को बुरा लगे, लेकिन हालात ऐसे ही हैं। झूठ मूठ का दिलासा देने से फायदा क्या? जैसे जो सच्चाई है उसे सच्चाई को एक्सेप्ट करिए, सामने बताइए क्या चीजें हैं। और शायद टाइम्स मेल अपनी इसी बेबाकी के लिए जाना भी जाता है, अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, जो है सामने है। खैर क्या कहेंगे, यमन की तरफ से जो थर्ड फ्रंट खोला जा रहा है ये अरबों को भी बेनकाब कर देगा, क्योंकि ये अरब के ऊपर से, सऊदी अरब के ऊपर से 22 किलोमीटर का रास्ता तय करके ये इजराइल के ऊपर आएगा। और जब इस तरह से आ रहा है कि मिसाइल फायर हो चुकी है, जिसे नाकाम कर दिया है इजराइल ने,
उनके ड्रोन सिस्टम को नाकाम कर दिया है। लेकिन सवाल है कि जब अरब सऊदी अरब के ऊपर से ही जा रहा है तो क्राउन प्रिंस क्या करेंगे? उनके लिए तो इस बात के लिए नींद भी नहीं आ रही होगी कि यार मेरे मुल्क के ऊपर से जो है हौसी बागी जो मेरे दुश्मन है अब तक के, वो जो है बैलिस्टिक मिसाइल दाग रहे हैं। कहीं यही मिसाइल अगर दाएं बाएं घूम गया, थोड़ा सा राजशाही सोने चांदी के जो गुल्लक लगे हुए हैं, राजशाही के जो बेड लगे हुए हैं, कहीं वो हिल गए तो मामले गड़बड़ हो जाएंगे। लेकिन इजराइल पर हमले के नाम पर कहीं ऐसा ना हो कि हौसियों के खिलाफ इजराइल के बचाव में खुद सऊदी अरब बीच में ना आ जाए। फिलहाल क्या समझते हैं आप इस आज के खबर के बारे में, इस तज्जिया के बारे में? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज़ को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।